जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, एसिड चल पड़ा है, एसिड ग्र करके चेक किया हमने, टेस्ट रन हो गया, एसिड चल पड़ा और हमें स्टैंडर्ड ने क्या कहा, रोक दो कैरिंग अमाउंट के अंदर कॉस्ट्स को ऐड करना, रोक दो जब एसिड रेडी टू यूज हो जाए। ठीक है, अब जब एसिड रेडी टू यूज हो गया तो उसके बाद फिर इसको यूज ही करना है ना, बोलो, जब रेडी टू यूज हो जाएगा तो बाद में यूज ही करना है ना। अब यूज करना शुरू करेंगे तो ड्यूरिंग यूज भी इससे कुछ खर्चे आएंगे, इनको कहते हैं सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है? सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं जी, एक कहलाता है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना जी, ये बेसिकली इनको कह सकते हैं डे टू डे सर्विसिंग के खर्चे, मसलन चलाने के भी इवन खर्चे। ठीक है, रनिंग कॉस्ट, डे टू डे रनिंग कॉस्ट हो गई, डे टू डे मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। इनकी असल में रिपेयर, बिल्कुल, इनकी असल में क्या खसूसियत क्या है, ये एसिड की ना तो लाइफ बढ़ाते हैं, क्या मेंटेनेंस करने से लाइफ नहीं बढ़ती है? बढ़ती बढ़ती कोई नहीं है। जिस जिस लाइफ के लिए मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया हुआ है, उस लाइफ के ऊपर वो सही चलेगा। 25 साल के लिए अगर उसकी इकोनॉमिक लाइफ बनाई है अगले ने, बनाने वाले ने, क्लेम उसका क्या है, 25 साल तक ये एसिड कहीं नहीं जाता जी। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो 5 साल में फारिग हो जाएगा, तो 25 साल चल ले इसके लिए मेंटेनेंस है। ठीक है, तो इन खर्चों की, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, इनकी नेटूरे क्या होती है? नेटूरे ये ऐसे खर्चे होते हैं जो एसिड को मेंटेन रखते हैं, लाइफ बढ़ाते नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ाते नहीं है, आउटपुट बढ़ाते नहीं है। CD70 लेकर गए वर्कशॉप पे, ऑयल ट्यूनिंग करा के बाहर निकले तो वो 1:5 बन चुका था। कभी ऐसा हुआ है दोस्तों? हुआ है कभी ऐसा? नहीं। लेकिन उससे वो जिस कैपेसिटी एफिशिएंसी के लिए बना हुआ है उस पर सही चलेगा, हर महीने उसको वर्कशॉप की शक्ल दिखाते रहने। ठीक है, सही है ना? तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग और रनिंग एक्सपेंसेस तो ये खर्चे जो है ना, ये एसिड कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं होते। वरना मैं जैसे अर्ज कर रहा था, जितना को महंगा पेट्रोल हो गया आजकल, और रनिंग एक्सपेंसेस, तो जितने का आपने मोटरसाइकिल लिया था 2 साल में, उससे डबल उसकी कॉस्ट हो जाए अगर आप उसकी नहीं करना, रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ये खर्चे जो हैं, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग या रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं, इनसे होता क्या है, इनसे लाइफ, प्रोडक्टिविटी, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एटसेट्रा, कुछ चीज़ें लिखी हैं मैंने, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एटसेट्रा, ये बढ़ते नहीं हैं बल्कि मेंटेन होते हैं। क्या होते हैं जी? इसलिए तो इनको मेंटेनेंस एक्सपेंस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, नॉट इंक्रीज्ड बट मेंटेन्ड। तो ऐसे खर्चों कहते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस भी कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कह देते हैं इनको। और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, आप बता दें, पढ़ के आए हैं? हाँ जी, रिकॉर्ड करें P&L के अंदर एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, जब इनकर करें तो उनको एक्सपेंस आउट कर दें। तो रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस, रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस इन P&L व्हेन इनकर्ड। को मसला बोलो? चलो ऐसे ही, रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, सॉरी, इन P&L, आपने ऐसे लिखा था, इन P&L व्हेन दीज आर इनकर्ड। ठीक है जी, अच्छा, इनकी मिसाल मसलन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं जी इनकी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस,
रनिंग कॉस्ट, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस। अब असल में ना रनिंग कॉस्ट की तो खुद ही नाम ही क्या, रनिंग कॉस्ट नाम ही क्या, एग्जांपल ही है वैसे ही, रनिंग कॉस्ट, रनिंग के खर्चे, ठीक है, या रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, क्या करेंगे इसको, एक्सपेंस आउट, क्या करेंगे इसको। अच्छा, फिर एक नेचर है खर्चों की जिनको हम कैपिटलाइज करेंगे, क्या करेंगे जी, कैपिटलाइज करेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि वो अपग्रेड नेचर के होंगे, अपग्रेड की नेचर के होंगे, यानी कि लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट उनकी वजह से ऐसे खर्चों जैसे बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं कि वो एक तरह से अपग्रेड कर देंगे एसिड को। खर्चा ऐसा किया आपने कि आपने एसिड को अपग्रेड कर दिया, यानी आपने वाकई में वर्कशॉप पे जाके अपने मोटरसाइकिल में 125 का इंजन रखवा लिया। नाउ दिस इज एन अपग्रेड, ठीक है। अगर इंप्रूवमेंट इन एसिड है मींस अपग्रेड है, तो लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट इज नॉट मेंटेन्ड बट इट इज इंक्रीज्ड और इंप्रूव्ड। ठीक है जी। तो फिर ऐसे खर्चों का क्या करेंगे जी आपके ख्याल में। देखो ना, सादा सी बात है कि आपके फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ गए ना जी, इज इंक्रीज्ड और इंप्रूव्ड। तो अगर फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल है तो इसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट ये है, इसका ट्रीटमेंट बाद में लिखते हैं, पहले इसका सवाल करते हैं, ठीक है। बहुत हो गई बातें और मैं तो बिल्कुल बोर हो गया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पे तशरीफ की टोकरियां ले आए, सवाल पढ़ें। पहले आप पढ़ें, 30 सेकंड है आपके पास। किस किस के पास नोट्स नहीं है। मैं ही रह गया बिल्कुल है नहीं भाई, 10-12 कॉपीज पिछले नोट्स वाली, कम है तो ज़्यादा करवा लें। जो लास्ट डे किया था लेक्चर 8 का हैंड आउट है ना, उन्हें कहें लेक्चर 8 के हैंड आउट की 10-12 कॉपीज, 15 कॉपीज कर लें। बल्कि उन्हें कहें ये 3 हैंड आउट्स हैं, लेक्चर 3 पे दिया था एक, 1 पे दिया था, 3 पे, 6 पे और 8 पे, ये चारों हैंड आउट्स जो है ना, इनकी कॉपीज चारों नहीं होंगे आप लोगों के पास तो माशाल्लाह से, इन चारों की 20-20 कॉपीज करके यहाँ रख दें, फिर मजीद बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। जितने आज तक हैंड आउट्स आए हैं FAR के चारों, 20-20 कॉपीज उनकी करवा के रख लें। आज काम शुरू किया है, मतलब काम हुआ पड़ा है, बस थोड़ा सा एक बार रिव्यू करना है, 1-2 दिन लग जाएंगे जाने में और 1-2 दिन इस वीक में, नेक्स्ट वीक में आपके पास इंशाल्लाह होंगी बुक्स, इस वीक में हो जाएगा, आज ही करता हूँ ख़त्म इंशाल्लाह। सोचा था ईद पे कर लूँगा, ईदों बाद, अब ये भी नहीं कह सकते बट ईदों बाद। ओह सॉरी, 30 सेकंड दिए थे। CL परचेज अ मशीन फॉर 50,000, रिक्वायरमेंट पहले पर, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर 21, ठीक है। कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू निकालनी है। फिर रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर अपग्रेड, अच्छा ये कम 22 पे अपग्रेड आ रही है, फिर 31 दिसंबर 22 पे बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। CL परचेज अ मशीन फॉर 50,000 यकम जनवरी 18, मशीन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 5,000, डेप्रिसिएट ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 22, बाद में पहले बोला था, बाद में जब कुछ चेंज आ रहा होता है ना, कुछ भी हो रहा होता है तो पहले उस दिन तक तो पहुंचे। अच्छा, इसे क्या ख्याल है, आप 31 दिसंबर 22 तक पहुंच नहीं जाते, जरा जल्दी करें, मैंने तो करना ही है, मैंने तो सवाल कर ही लेना है, असल तो ये कि आप कर लें, जल्दी करें।
हाँ जी, डन। डेट, डिस्क्रिप्शन और मशीन। अच्छा जी, अब किस दिन खरीदा था हमने इस मशीन को? रुपीज इन मिलियन चलाएंगे? मैं तो मिलियन ही चलाऊंगा। किस दिन खरीदा जी? 18। कॉस्ट क्या है? 50,000। ओके, अब 4 साल हैं तो हर साल की डेप्रिसिएशन निकालते निकालते हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले जनाब डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम 50 माइनस क्या है रेजुअल वैल्यू? 5। लाइफ क्या है? 10 साल इंटू, शुक्र है इंटू 4 भी बोला किसी ने। कौन कौन है मेहनत कश किसान जो यहाँ पे 1 साल की डेप्शन निकाल के बुक वैल्यू निकाल के फिर दूसरे साल की निकाल के बुक वैल्यू निकाल के 30 साल की निकाल के कैसे जा रहा था बुक वैल्यू पे? कौन कौन ऐसे हैं बता दो, मेरे अपने ही बच्चे हो, दस दो। बाहर दी गल तो है नहीं, घर दी गल है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना बेटा तो हम जंप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा था हमसे, उसने ये नहीं कहा 18, 19, 20, 21 की डेप्रिसिएशन भी निकालो। कह भी देता तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो मसला नहीं होता, रिड्यूसिंग बैलेंस में होता, ठीक है। तो हम जंप लग, मैंने तो इवन आपको रिड्यूसिंग बैलेंस में भी जंप लगाना सिखाया हुआ है, आप फिर भी एक एक डेप्शन निकाल रहे हैं, उल्टा एक एक डेप्शन निकालनी शुरू कर दी। याद है किसी ने कहा था? अच्छा ओके, अब देखो इधर देखो, हमें क्या कहा इसने, 31 दिसंबर 2021 पर बुक वैल्यू निकालो। तो 31 दिसंबर 2021 तक जंप लगा के आ सकते हैं ना बेटा। क्या देखो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने साल गुजरे। तो 18, 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, तो इंटू 4 कर दिया हमने। अच्छा सही सही बताओ, ईमानदारी से बताओ किस किस ने 4 किया था इंटू 4? ओके, किस किस ने मेरे जैसों ने नहीं किया था? एक तो हम 2 हो गए और 3 हो गए हम, बस। अच्छा इधर कुछ बच्चों ने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया, उन्होंने सवाल नहीं किया, पहुंचे ही नहीं थे। मैंने पता नहीं बेटा इधर नाल ही जाना सी, हाथ लग जाना सी जी। चले इंटू 4 जी, 18। तो लाइट बत्ती, बुक वैल्यू इज लाइट, इंग्लिश में 21 है, 21 इंग्लिश में आंसर क्या आ गया जी? लाइट। अच्छा अब ये है रिक्वायरमेंट ए, सही है जी। एंड यू कैन से यही 31 दिसंबर 21 है या 1 जनवरी 22 भी है, और यही क्या है बुक वैल्यू बिफोर अपग्रेड भी है, ठीक है। ये क्या है जी? बुक वैल्यू बिफोर अपग्रेड। अच्छा अब जी बुक वैल्यू बिफोर अपग्रेड, अब 1 जनवरी 22 पे क्या किया इन्होंने? अपग्रेड किया, ठीक है। क्या कह रहा है जी? ऑन 1 जनवरी 22 आफ्टर 4 years ऑफ यूज, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई पॉज करना जरा। अच्छा जी माजरत, ले आओ इधर, बल्कि इधर ही थे। ऑन 1 जनवरी 22 CL डिसाइड टू अपग्रेड द मशीन। अब सिर्फ अपग्रेड का लफ्ज भी काफी था, ये आपको समझ, क्योंकि खुद के बनाए सवाल है ना, तो आपको समझाने के लिए चीजें ज्यादा लिखी हैं, कुछ कम होगी तो मुंह से बता दूंगा, ठीक है ना। CL decided to upgrade the machine to improve its efficiency, extend its useful life। तो निशानी आ गई, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ अपग्रेड इज 15,000। अब अपग्रेड की जो ट्रीटमेंट है ना वो ये है बेटा कि आपने जिस दिन अपग्रेड हो रही है एसिड की कॉस्ट, अपग्रेड और एसिड, तो एसिड की उस अपग्रेड की कॉस्ट को एसिड की
कैरिंग अमाउंट कहना चाहिए लव्स, ठीक है ना, कॉस्ट नहीं कहना चाहिए, कॉस्ट तो पुरानी होगी ना, ठीक है। एसिड की कैरिंग अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा जी अपग्रेड कॉस्ट। अपग्रेड कॉस्ट कितनी है? 18 15, ओके। नाउ दिस विल बिकम, नाउ 47 इज बुक वैल्यू, अगेन बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू है, लेकिन ये कैरिंग वैल्यू जो है आफ्टर अपग्रेड हो गई, ठीक है जी। ना भी लिखें तो चलेगा काम, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखवाया कि अब से ऑनवर्ड्स फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस दिस 47 विल बी यूज्ड। अब बी रिक्वायरमेंट क्या है? रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री फॉर अपग्रेड। तो क्या जर्नल एंट्री है जी बताओ? लो, तो ये बी रिक्वायरमेंट भी आ गई। या आपने यहाँ पर मशीन डेबिट लिख दो, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 15 से, ठीक है जी। तो ये आपकी जनाब रिक्वायरमेंट बी आ गई, ओके जी। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? कैरिंग अमाउंट निकालो 31 दिसंबर 22 पे। अब 1 जनवरी 22 पे चेंज आया है, ठीक है। अगर ये चेंज सिर्फ कॉस्ट का भी होता तब भी, जैसे एस्टीमेट चेंज के दिन कहा था ना, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज पकड़ो और इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो। अगर कोई और चेंज ना भी आता तब भी यही असूल लगा देते, फर्क नहीं पड़ता। असूल एक रखें ताकि बार बार चीज़ें अलग से याद ना करनी पड़े कि एस्टीमेट चेंज में यूं करते थे, रिवर्स में यूं करते थे, फलां अपग्रेड में यूं करते थे। नहीं, बस सिंपल एसिड कैरिंग अमाउंट में चेंज आया, वहां पे तो एस्टीमेट चेंज था ना, उसमें एसिड कैरिंग अमाउंट में चेंज नहीं आया था, लाइफ में चेंज आया था। तो क्या क्या किया था? बुक वैल्यू पकड़ी थी डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पर, और रिमेनिंग लाइफ पकड़ी थी डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पर, ठीक है। उसकी वजह क्या है? पैटर्न डेप्रिसिएशन का बदलना था। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के अंदर सिर्फ लाइफ नहीं यूज होती, रेजिडुअल वैल्यू भी यूज होती है, कॉस्ट भी यूज होती है। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू भी बदल जाए तो एस्टीमेट चेंज है, उसका ट्रीटमेंट भी वही। और यहाँ पे क्या हुआ है? बुक वैल्यू बदल गई है। अब बुक वैल्यू बदल गई है तब भी आप पुरानी डेप्रिसिएशन के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। 18 ही लेते जाएं फिर आगे, मतलब 18 नहीं, सॉरी, ये कितना बनती है डेप्रिसिएशन? 4.5 रुपए की डेप्शन लेकर चलते जाएं हर साल आगे। 4.5 तो डेप्शन अब नहीं होगा, तो एसेट बदल गया है। जब बदल गया है तो फिर असूल एक ही रखें, चेंज आ गया ना एसेट में, तो रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकालें और ये जो रिवाइज बुक वैल्यू है इसको पकड़ लें, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए मैंने डेट नहीं साथ लिखी, खतरनाक चीज़ है, वरना आप फिर 1 साल कम कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए 47 रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज आया? वही लिख लें, डिवाइड करें रिमेनिंग लाइफ। आया? अच्छा, आया तो नया रिवाइज वाला ले लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर तो अब उसने लाइफ में चेंज ना बताया, वैसे उसने बताया है कि अपग्रेड की वजह से लाइफ भी बढ़नी है, लेकिन अगर ना बढ़ती तो हम क्या कहते? 10 में से 4 गुजर चुके हैं तो 6 बाकी हैं, ये हम ले लेते, ठीक है, और बुक वैल्यू भी लेते। लेकिन ऐसा ना हुआ, एस्टीमेट चेंज भी बीच में फिट हो गया, यहाँ पे एस्टीमेट चेंज सब इकट्ठा ही हो जाना है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं जी? द अपग्रेड इंक्रीजेज मशीन रिमेनिंग लाइफ। हाँ, पहले रिमेनिंग लाइफ इस दिन कितनी है? 6, लेकिन उसने रिमेनिंग लाइफ, जुमला पढ़ना है ध्यान से, ऐसे डिफरेंट भी हो सकता था, वो यूं भी कह सकता था कि टोटल लाइफ इतनी हो गई है। उसने क्या बोला? रिमेनिंग लाइफ को 5 साल से बढ़ा दिया। अब रिमेनिंग लाइफ है कितनी? 6, 5 से बढ़ गई तो फ्रॉम डेट ऑफ अपग्रेड उसने 5 साल से बढ़ाया। और न्यू रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो गई है? तो हमने यहाँ पे आकर लिखा जी -3 डिवाइडेड बाय 11। अगर 11 की समझ ना आए यहां पर यूं लिख देंगे, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ इधर देखो, ने कहा जी 10 - 4 तो थी, प्लस 5 इसने कर दी, यानी 11 ईयर्स। समझ आ रही है? 10 में से 4 माइनस क्या किया? गुजर चुकी थी 4 साल, तो 6 बाकी थे, इन 6 में 5 ऐड हो गया। पढ़ लो, डन। अब आंसर बताओ। 4, 43 is the book value, requirement C आपकी। ओके जी, बुक वैल्यू 31 दिसंबर 22, यही था जी रिक्वायर्ड।
सही है जी। अब आ जाए इधर, लिख लेते हैं यहाँ पर, जो आपने किया वही लिख लेते हैं। अब क्या जी, इसका ट्रीटमेंट क्या है? रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दैट एसिड, ठीक है जी, रिकॉर्डेड एज, इंक्रीज ही आपने बोला तो इंक्रीज इन दैट एसिड, बल्कि रिकॉर्डेड एज इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसिड, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसिड and depreciated along थोड़ा सा यूं लिख दें, दैट इज एडेड, ऐसे ही है, एडेड इन कैरिंग अमाउंट एंड depreciated along the original acid over its remaining life। समझ आती है ये अंग्रेजी? तो मैंने पहले नहीं लिखा, फ़ायदा अब हो जाएगा ज़रा, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 73 किया है, और पेज नंबर जो है वो फ़िलहाल बुक वाला लिखना है, इसलिए अभी यहाँ पेज लिखकर छोड़ दें, ठीक है जी। पेज कोई 150-200 के दरमियान होगा, वो जब आ जाएगा तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर उस पेज को लिख देंगे, पेज नंबर, ओके, समझ आता है? कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, दूसरा क्या है जी? दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। अच्छा, मसलन आपका एक एसेट है, आपका मसलन एक डिलीवरी ट्रक आपने रखा हुआ है, ठीक है जी। अब उस डिलीवरी ट्रक की टोटल कॉस्ट जो आपको पड़ी थी मसलन वो थी 50 लाख रुपए, और उसके अंदर उसकी इंजन की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। अब नॉर्मली तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेजर पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है कुछ अर्से बाद, यानी कि जैसे ट्रक जो है उसकी लाइफ जो है वो 25 साल है, लेकिन जो इंजन है वो 5 साल बाद चेंज भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और कभी ऐसा नहीं भी होता, बल्कि ऐसा हो जाता है कि आपका 25 साल ही इंजन ने भी चलना था, लेकिन कोई 2-3 साल गुजरे थे, 5 साल गुजरे थे, 10 साल गुजरे थे, कुछ ऐसा गुजरा था, और आपकी केयर ना करने की वजह से आपका जो ये इंजन था वो सीज हो गया। अब आपने वो इंजन को निकालना है और नया इंजन डालना है, तो ये ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? ये भी सब्सिक्वेंट एसिड रेडी टू यूज़ होकर चल पड़ा था, सब्सिक्वेंटली ही ये खर्चा भी हो रहा है ना, कि एक पार्ट रिप्लेस करना पड़ रहा है आपको, और वो पार्ट कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है। अगर होता ना कोई नट बोल्ट, कोई रबर, कोई वॉशल, कोई इस तरह की चीज़, तो वो तो रिपेयर मेंटेनेंस में आता है। मेजर पार्ट रिप्लेस हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ये आपको सिखाने लगा हूं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट जो होता है ना जी, इससे लाइफ वगैरह बढ़ती कोई नहीं है, लाइफ, प्रोडक्टिविटी, जरा ये पता लगे ना, ठीक है, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये वही कॉपी पेस्ट कर लेते यार वैसे, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एटसेट्रा मे और मे नॉट, मे और मे नॉट इंप्रूव या इंक्रीज, ठीक है जी। जरूरी नहीं है, यानी आपने रिप्लेसमेंट की तो आप सेम कैपेसिटी का इंजन डाल दें, या
कैपेसिटी बढ़ाकर इंक्रीज कैपेसिटी वाला इंजन डाल दें, दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट सेम ही रहना है। यानी कि अगर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं भी हो रही, एफिशिएंसी आउटपुट वगैरह इंक्रीज नहीं भी हो रही, तब भी आप इसका ट्रीटमेंट यही करेंगे, क्योंकि पुराना पार्ट डिस्पोज होना है और नया रिकॉर्ड होना है। इसका ट्रीटमेंट अंग्रेजी में नहीं लिख रहा, पहले इसका भी सवाल करते हैं फिर आके लिख लेते हैं। समझ आ रही है? अब हम उस अप्रोच पे आ गए जो हमारी है, वैसे तो यही चलती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी अगर मैंने पहले पढ़ा भी दी तो दोबारा माजरत चाहता हूँ। मैं नॉर्मली पहले सवाल ही कराता होता हूँ, तो सवाल करते हैं फिर आके यहाँ से इसकी अंग्रेजी भी देख लेंगे। तो 74 क्वेश्चन देखें ज़रा, इसी के लिए पढ़ें अब इस सवाल को। अच्छा सोल्यूशन भी है इधर, वाह वाह सुभान अल्लाह। कैलकुलेट कह रहे हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट जिसमें पुरानी मोटर पड़ी हो 31 नंबर 21 पे। फिर रिकॉर्ड करें जनरल एंट्री 1 जनवरी 22 पे, पुराने की रिमूवल की, नए की एडिशन की, और फिर 31 नंबर 22 के ऊपर आप कैलकुलेट करें कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, सवाल को पढ़ें। जी पढ़ लिया। CL परचेज अ प्लांट ऑन 1 जनवरी 19 विद अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट अ मोटर, यानी कि उस प्लांट के अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है मोटर, दैट नीड रिप्लेसमेंट एवरी 5 ईयर्स, जो कि हर 5 साल बाद चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के ना 5वें साल रिप्लेस नहीं करवाया। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको 5वें साल रिप्लेस कराता ना, तो इसमें और अगले ओवरहॉलिंग वाले में फ़र्क ही नहीं रह जाता सवाल के अंदर, ट्रीटमेंट सेम बन जाता ना बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको अर्ली वियर एंड टीयर की वजह से जल्दी रिप्लेस करवाया। ठीक है ना, वरना वो बिल्कुल सेम बन जाएगा। अब अगला इससे भी आसान है। चले खैर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट जिसमें इंक्लूडेड है प्लांट मोटर की कॉस्ट भी कितना है जी, 1,20,000। अब मोटर इसमें से कितनी कॉस्ट रखती है? अब अच्छी खासी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, कोई नट बोल्ट थोड़ा ही लग रहा है आपको, 1/4 कॉस्ट तो यही लेगा। चले खैर, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट। अब क्वेश्चन ये है कि जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपने, वैसे हम एक और भी हमने चीज़ पढ़नी है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट अलग से भी पढ़ने हैं, यानी कि एक ऐसा एसेट हो जिसके अंदर डिफरेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स हो। जैसे एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है, आप लोग नहीं, असली वाला हवाई जहाज़। ठीक है, अब उसके अंदर इंजन की लाइफ डिफरेंट, बॉडी की लाइफ डिफरेंट, सीटों की लाइफ डिफरेंट, कॉस्ट भी अलग अलग और सिग्निफिकेंट भी। तो सारे जहाज़ को आप एक ही लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। इंजन 5 साल पे अगर लाइफ 5 साल की है तो 5 साल पे डेप्रिशिएट होगा, बॉडी 25 साल है तो 25 साल पे डेप्रिशिएट होगी, सीटों की 10 साल लाइफ है तो 10 साल पे। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट किया जाता है। तो ये भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, है हमारे सिलेबस में, गालिबन आपने पढ़ा भी हो इंट्रो के अंदर, नहीं तो हमने तो पढ़ना ही है यहाँ पे। एनीवेज, अब सवाल ये पैदा होता है कि सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, इस रेजिडुअल वैल्यू, अब डेप्रिसिएशन तो हमने अलग अलग करनी ये तो नजर आ गया, क्योंकि प्लांट की लाइफ कितनी है और मोटर की लाइफ कितनी है। अच्छा, अलग अलग कॉस्ट भी गिवन है, कॉस्ट भी अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो फिर टोटल 1,20,000 में से 30,000 मोटर है और बाकी 90,000 प्लांट है। अब इनको इकट्ठा डेप्रिसिएट तो नहीं कर सकते ना, अलग अलग ही करना है। अब डेप्रिसिएट तो अलग करना है, तो मेरा अगला सवाल है रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10,000, इसको 1,20,000 में से माइनस करें। 1,20,000 तो है ही नहीं हमारा, तो 30 और 90 हो गया। 30 में से करें, 90 में से करें, या दोनों में से प्रोरेटा करें। तो बस सवाल अगर खामोश हुआ करेगा ना बेटा, तो रेजिडुअल वैल्यू को आपने मेन एसिड के साथ ही जोड़ा करना है, उस पार्ट के साथ अलग से नहीं जोड़ना, अनलेस कि उस पार्ट की अलग से कोई रेजिडुअल वैल्यू दे देता। हो सकता था वो कहता मोटर की रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है, 2,000 है, 3,000 है, फिर अलग बात थी, वरना चुप है तो फिर मोटर को 30/5 ही करना और प्लांट को 90/10 करते हुए प्लांट की कॉस्ट में से 10 को माइनस करना। भी करके दिखाता हूँ, ऐसे माथे में इतनी शिकने डालेंगे ना तो मैं परेशान ही हो जाऊँगा।
करते हैं, अभी करते हैं सवाल, ठीक है ना। अब वो कहता है यकम जनवरी 22 पर कुछ हुआ है, जो भी हुआ है वो बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले यहां तक पहुंच तो लें। ओके, अब एसेट की कॉस्ट कितनी है जी, टोटल 1,20,000 आ रही है, लेकिन हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे 30 और 90 दो टुकड़ों में करके, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर 19, 20, 21 3 साल गुजारने हैं हमने, ठीक है। यहां से शुरू कर लेते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 74 है, हेलमेट गिरने लगा। डेट, डिस्क्रिप्शन और प्लांट। प्लांट मैना पौधा, पी फॉर प्लांट, प्लांट मैनी पौधा, ये वो वाला नहीं है, बल्कि थोड़ी सी और जगह रख लेते हैं, वर्किंग जरा ज्यादा है। अच्छा जी, यकम जनवरी 2019, बोलो रुपीज इन मिलियन ही रखो यार, 120, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन देखिएगा जरा, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको एंड पे कराना चाहिए था, चलो खैर कोई बात नहीं, तीनों में ये जरा टेक्निकल है, ध्यान से देखो। मोटर कितनी कॉस्ट रखती है, लाइफ, इसमें से रेजल वैल्यू माइनस ना करो क्योंकि उसने अलग से नहीं बताया हुआ, ठीक है। लेकिन हम चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यकम जनवरी 22 पे जंप करके आ सकते हैं ना, तो हर साल की डेप्रिसिएशन निकालने की बजाय एक साल की निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दो 19, 20, 21 3 से, ये जनाब आ गई आपकी प्लांट की डेप्रिसिएशन, मोटर की। और बकाया प्लांट की डेप्रिसिएशन जो है वो 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, इसकी लाइफ कितनी बताई उसने, 10 साल, लेकिन इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 42। अब इस 42 के अंदर दो डेप्रिसिएशंस हैं, मतलब बेसिकली तो पूरे प्लांट की है, लेकिन इस 42 के अंदर दो कंपोनेंट्स, मतलब एक मोटर की डेप्रिसिएशन है, वो कितनी बनती है जी, 18 आई थिंक, ठीक है जी, प्लस दूसरा हिस्सा क्या है जी, प्लांट, ये कहते कितनी है जी 24, 80 बचा था ना 80, ठीक है, तो 80 बटा 10 इंटू 3, ठीक है जी। असल में ये 18 रुपए की डेप्रिसिएशन मोटर की हो चुकी है इस दिन तक, और बाकी प्लांट की, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, ये समझ आई है बात सबको। अच्छा, बुक वैल्यू बता दो फिर, 78, यह बुक वैल्यू आ गई जनाब 31 दिसंबर 2021। रिक्वायरमेंट है ये, रिक्वायरमेंट नंबर ए, ठीक है जी। क्या है जी, ये कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट है इंक्लूडिंग ओल्ड मोटर एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है जी। अच्छा, अब बिफोर रिप्लेसमेंट 78 रुपए की बुक वैल्यू, ऐसे ही है। अब यकम जनवरी 22 आता है जी, तो आपको मोटर को रिप्लेस करना पड़ रहा है, पढ़ो। ऑन यकम जनवरी 22 CL डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड मोटर, 3 साल बाद ही, तो 5 साल बाद होनी थी, ड्यू टू अर्ली वियर एंड टियर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर कैपेसिटी मोटर, जान के सिमिलर कैपेसिटी लिखा है क्योंकि मैंने आपको बोला है रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट करें तो अपग्रेड की तरह से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है अपग्रेड हो या ना हो, इसका अपना ट्रीटमेंट है। अपग्रेड में एसिडिक कॉस्ट में उसको कैपिटलाइज किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट में अपग्रेड टाइप काम ना भी हो रहा हो, मेजर पार्ट चूंकि रिप्लेस हो रहा है तो नए वाले पार्ट को एडिशन के तौर पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसकी लाजमी शर्त स्टैंडर्ड ने क्या लगाई है, पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करो, नए को क्या करो, एडिशन ले लो क्योंकि रिप्लेसमेंट मेजर पार्ट, लेकिन शर्त क्या है, पहले पुराने को डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो यकम जनवरी 22 को, अच्छा खैर वो कह रहा है 32,000 की ये मोटर आई है,
32 की क्यों आई है? पहले तो 30 की आई थी, महंगाई हो गई होगी, ठीक है, सिमिलर कैपेसिटी वाली महंगी मिली है। ओके, अच्छा अब 1 जनवरी 2022 पर क्या करना है जी? डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मोटर। अब मेरा सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आज कर रहे हैं, इससे रिवैल्यूएशन का जब डिस्पोज कर रहे होंगे ना, रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज कर रहे होंगे, तो वहां पे भी बड़ा फायदा होगा। इसको बड़े ध्यान से इसलिए देखना है, ठीक है। आज जब पहले रिवैल्यूएशन हो जाती है, कभी बाद में ये करवाता हूँ, या पहले ये हो जाए बाद में जब भी हो, जो पहले हो जाए दूसरे को हेल्प करता है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखना है। मेरा सवाल है, 78 रुपए के अंदर पुरानी मोटर की कॉस्ट पड़ी है ना? नहीं, ऑटो पे लगे हुए, तुम तो खास तौर पे ऑटो पे लगे हुए, यस, लेकिन करते रहा करो, बोलते रहा करो, रुकना नहीं है, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। हाँ भाई, ऑटो पे ना यस किया करें सोच के, लेकिन कुछ किया जरूर करें। जो चुप करके घुंघनियां डाल के बैठे रहते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। कुछ बोला करें, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, गलत बोला करें, खैर है, मैंने इसको कुछ कहा है, उल्टा दोस्ती होगी हमारी अब, ठीक है। अच्छा जी सुने, 78 के अंदर पुरानी मोटर की कॉस्ट पड़ी है, तो फिर यहां से निकालनी भी क्या पड़ेगी? बुक वैल्यू। ये बात समझिए, जर्नल एंट्री के अंदर तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकलेगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग निकलेगी, क्योंकि हम एसेट डेप्शन की एंट्री करते हैं ना, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। लेकिन ये वर्किंग जो होती है ना, ये एसेट की बुक वैल्यू शो कर रही है। तो यहां पे अगर आपने 30 माइनस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 78 में तो 30 पड़ा ही नहीं है, वो तो उसमें 18 तो पहले ही डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस हो चुका हुआ है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे जो हम बुक वैल्यू लेंगे डिस्पोजल की, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मोटर, यानी कि डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है तो बुक वैल्यू ऑफ, मैं डिस्पोजल लिख दूं, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल लिख दूं, ओल्ड, ये लफ्ज आगे इस्तेमाल भी यही होना है, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। तो ये इस वर्किंग की मजबूरी है। मैंने कोई ये नहीं कहा कि मैं एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू बना रहा हूं या कॉस्ट बना रहा हूं, मैं एसेट अकाउंट कॉस्ट भी बना रहा हूं, एसेट अकाउंट में कॉस्ट भी बनना होता है। तो इस वर्किंग के अंदर मजबूरी क्या है, ये वर्किंग आपको एसेट की बुक वैल्यू शो कर रही होती है, तो यहां से तो बुक वैल्यू ही निकलेगी। जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि आपने यहां पर मुझे डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कर दो, क्या कर दो? डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कराओ जरा, एसिड क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, न्यू एसिड कहां से आ गया? वो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन होती है, ये एक्सचेंज नहीं है, ओके। हाँ, ये सिंपल इसका डिस्पोजल और दूसरे का एडिशन है, ये सिंपल, ठीक है। अच्छा, अक्यूमुलेशन डेबिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे और एसिड क्रेडिट हो जाएगा। अब एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसिड की कॉस्ट निकलनी कितनी है? 30, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलनी है, कितनी है? 18। लेकिन मैं, मुझे तो नहीं हो, तो मैंने वैसे वहां बता दिया था, ये यहां से करके ऐसे निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो 30/5 1 साल की डेप्रिसिएशन बनती थी, और डिस्पोजल तक ये कितने साल चला है, तो कितनी बनी डेप्रिसिएशन, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। भाई देखो, पुरानी मशीन जो है, वो पुरानी मोटर अर्ली वियर एंड टियर की वजह से बिकी है, कैश नहीं गिवन तो कैश जीरो ज्यूम कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है, होता तो लिख लेते। तो कैश कितना आ गया जी? 0। अब क्या हो गया? लॉस आ गया, कितना? 12 रुपए पीएनएल में ले जाओ। तो मैंने कब कहा ये एंट्री बदली है? एंट्री आज भी वही है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं इस वर्किंग में भी 30 माइनस कर सकता हूं? ये मसला है, थोड़ा सा समझिए। इस वर्किंग से डिस्पोजल की एंट्री किया करेंगे, तो डिस्पोजल की एंट्री के अंदर एसेट अकाउंट अलग से कॉस्ट को क्रेडिट करवाया करेंगे एसेट अकाउंट में से, और अक्यूमुलेटेड एक्शन में से अलग से अक्यूमुलेटेड एक्शन ही माइनस होगी। लेजर बना रहे हैं तो लेजर में भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस वर्किंग की मजबूरी यह है कि ये बुक वैल्यू शो कर रही है, ओके। इसलिए मैंने लफ्ज यहां पे क्या रखा? बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। प्लांट में से ही निकली है तो मोटर लिख लो यार, फिर क्रेडिट किसको करोगे? मोटर को, तो कहीं अलग से डेबिट पर
तो उसी के अंदर ही मोटर भी थी ना। तो आप पीपी लिख लो यार, टेंशन ही खत्म करो। और सुना है पीपी प्रॉपर्टी प्लान, टेंशन ही हो गई है, क्या ख्याल है? लिखो पीपी, एडिशन का भी पीपी, डिस्पोजल का भी पीपी। ओके, लेकिन ये बता दूं, ये प्लांट का ही लेजर होगा, उसी के अंदर ही हीट पड़ रही है। प्लांट का लेजर बनना है, मोटर का अलग से लेजर नहीं बना रहे, इसलिए मैंने प्लांट ही लिखना है। ठीक है, अच्छा जी। अब बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ऐसे निकाला करेंगे। कैसे निकाला करेंगे? वो तो एंट्री मैंने पहले कर दी, वरना वो वर्किंग सिर्फ करनी पड़े तो कॉस्ट माइनस ये उठा के इधर लिख लो। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? ये 12, वहां पे एंट्री में आपको नेट होती हुई नजर आ रही है। तो वर्किंग के अंदर आपको जो बुक वैल्यू नजर आ रही है, जर्नल एंट्री उससे नहीं होनी। और जर्नल एंट्री में जो कॉस्ट और रिकमेंडेशन अलग नजर आ रही है, बुक वैल्यू में वो कॉस्ट अलग से नजर नहीं आनी। मजबूरी है, दोनों की अपनी अपनी है। वही डिस्पोजल वर्किंग प्रेजेंट ऐसे किया। लेजर बन रहा होता तो कॉस्ट अलग होती, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग होती। सही है, कोई एतराज तो नहीं इस पे? किसी को समझ ना आया हो? श्योर? अब रिक्वायरमेंट देख लेंगे, उसने ब्रेक लगवाई है तो फिर क्या कह रहे हैं जी? रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री, कर दी, पहले ही कर दी। तो साथ ही मैं तो कहता हूं नए का एडिशन भी यहीं पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो यहां पर हम बुक वैल्यू एक और ब्रेक लगाकर लिख सकते हैं बिफोर रिप्लेसमेंट, लेकिन क्या फायदा, कोई डेप्शन तो दोबारा निकालनी नहीं है। ठीक है, तो इसी दिन 1 जनवरी 2022 पर ये देखो न्यू पार्ट, ठीक है, ओल्ड पार्ट का डिस्पोजल रिकॉर्ड करें और न्यू पार्ट की कॉस्ट को ऐड कर दें, जो कि 32,000 है। ऐसे ही है। तो बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल और कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट एडिशन, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ एडिशन कर लो। तो ये ओल्ड पार्ट हो गया, जगह भी बन गई है, मैं ऐसे ना लिख दूं, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्ट डिस्पोज, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ये बेसिकली ओल्ड पार्ट, और इसकी मैंने यहां पे बुक वैल्यू ऐसे निकाली थी। हाँ, वही लिखा रहे जो लिखा हुआ था। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एडिशन मैं जरा यूं लिखना चाह रहा था, ये न्यू पार्ट 32 में जमा भी कुछ करना पड़ सकता था, हो सकता था। बाहर ये क्या है 32, ठीक है, इसकी भी एंट्री मांगी हुई उन्होंने। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट बी चल रही है। ठीक है, तो इनकी जर्नल एंट्रीज हम करते जा रहे हैं। और फिर तीसरी एंट्री किसकी मांगी? डेप्रेशन की भी मांगी हुई है, चलो वो भी कर देंगे। ठीक है, तो ये जनाब पहली एंट्री आ गई, रिक्वायरमेंट बी की पहली एंट्री आ गई। दूसरी एंट्री इस एडिशन की वेरी सिंपल, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? लाइट से, बत्ती से। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल में बुक वैल्यू कितनी निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये जनाब 1 जनवरी 22 पे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो हमने रिप्लेसमेंट कर दी आफ्टर, लो जी, रिप्लेसमेंट होने के बाद की सूरत हाल ये है, पुराना एसेट निकल गया, पुराना पार्ट निकल गया, नया आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करना है? असूल वही रखो, फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, बस असूल पक्का कर लो। क्या? बुक वैल्यू भी 1 जनवरी 22 की चाहिए, वो तो 98 है। रेजुअल वैल्यू सवाल ने नहीं बताई होगी तो, लेकिन यहाँ पे मसला पता है क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे पार्ट्स अलग अलग ही जाने हैं, ये मजबूरी है। ठीक है, तो 32 के अलावा वाला जो है वो बहरहाल मेरे ख्याल में अगर एक पार्ट अलग से निकाल लें तो अच्छा ही हो जाएगा। ठहर जाओ, क्योंकि जो बाकी का प्लांट है बच्चों, उसकी बुक वैल्यू अगर पहले आ जाए ना बिफोर, क्योंकि उसकी रिमेनिंग लाइफ जानी है और नई मोटर की 5 साल, तो मेरे ख्याल में वो ब्रेक लगा लेनी चाहिए, हर्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ जी। वैसे गुजारा हो सकता है, मैनेजेबल है, डेप्रिसिएशन मैनेजेबल है, क्योंकि 120 माइनस 90 माइनस 24 आपने करना है तो कितना बचना है? 66।
ठीक है ना। तो डायरेक्ट 66 भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ज़रा ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, तो मैं मिटा रहा हूँ। आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा के यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे 12 माइनस करने के बाद मैं बुक वैल्यू ऑफ प्लांट निकालना चाह रहा हूँ, ताकि ये जो मैंने आपको 66 बोला है ना, ठीक है, बिफोर रिप्लेसमेंट, पुराना गया है, नया भी नहीं आया। ये बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मैंने कितनी बोली थी जी, ये मैं यहाँ पे लिख के दिखाना चाह रहा था, वरना आज़बानी भी हो सकता है, ओके। इसलिए मैंने कहा आप वैसे भी कर सकते, जरा और सिंपल किया मेरे जैसों के लिए, आप लोगों को तो समझ आ रही थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया आपने, 1 जनवरी 22 पर क्या करेंगे जी, कॉस्ट ऑफ एडिशन, यानी न्यू पार्ट को एज एन एडिशन रिकॉर्ड करें, और अब इनको अलग अलग भी डेप्रिशिएट कर सकते हैं, 98 लिखना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ये जनाब 98 आ गया बुक वैल्यू ऑफ प्लांट आफ्टर रिप्लेसमेंट। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको दोनों पार्ट्स अलग अलग डेप्रिशिएट करने नज़र आ रहे हों, होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। देखो ना, ये 66 पुराना हिस्सा है, ये 32 नया है। पिछले और इसमें फ़र्क इसलिए है कि अपग्रेड तो उसी का हिस्सा बन गया था, और जैसे एसिड खत्म होना था अपग्रेड भी खत्म हो जाना था। पर यहाँ पे मोटर की लाइफ अलग है, प्लांट की लाइफ अलग है, डेप्रिसिएट भी अलग करना है, तो इसलिए मैंने ज़रा अलग करके दिखाया इन दोनों हिस्सों को। अब जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो पुराने पार्ट के लिए वही असूल है, बुक वैल्यू पकड़ोगे और उसी दिन उसकी रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, ठीक है। तो बाकी क्या है, मोटर है, तो मोटर तो नई आ गई ना जी, 32 डिवाइडेड बाय 5, ठीक हो गया जी। जितनी भी आएगी उसको छोड़ो, जो प्लांट है कितना बचा है, ये मैं कह रहा था यहाँ डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 66 जैसे आपने बोला था। बहरहाल 66 रेजुअल वैल्यू में कोई चेंज आया, -10 ही रहे। रिमेनिंग लाइफ कितनी, टोटल 10 साल लाइफ थी ना, तो 3 गुजर गए तो बाकी 7 बचे, लो जी 14 और 83 वाले भी कोई बैठे हैं, नहीं मुझे पता है। ओहो, मैं बोला तो जज कहता है, जो कहता है वही होता है, वही हुआ है मेरे साथ। जी वही आनी है, असल में स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ना एक खसूसियत है, वो अभी मैं बताता नहीं हूँ, एक जगह पे जाके ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी में करना ही वही पड़ेगा, फिर बताऊंगा। वो खसूसियत क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। ये फिर जहाँ बताऊंगा, फिलहाल तो ज़रा चला रहा हूँ उस तरह से कि कॉस्ट मॉडल हो तो कॉस्ट पे लाइफ को ओरिजिनल को डिवाइड करो, और रिड्यूसिंग वैल्यू हो तो बुक वैल्यू को पकड़ो, ताकि ये याद हो जाए। वरना स्ट्रेट लाइन की खसूसियत ये है। अब पीपी के नोट के अंदर कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल लाइफ ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होगी, बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ ही होगी, तो उसको यूज करेंगे। फिर एग्जांपल समझाऊंगा भी सही। वैसे अभी भी आप देख लो, इसका आंसर क्या आता है 8, इसका आंसर भी क्या आता है 8 ही आएगा, चेक कर लो। स्ट्रेट लाइन की ये खसूसियत है, लेकिन मैं तो सिखा रहा था ना एक चीज़, कैलकुलेशन सिखा रहा था, तो इसलिए मैंने उस तरह से सिखाया कि पूरा प्लांट चूँकि पुराना चला आ रहा है तो उसकी बुक वैल्यू, उसकी रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि यहीं पर स्ट्रेट लाइन होता, रिड्यूसिंग बैलेंस होता, फिर क्या करते हैं। तो इसलिए तरतीब वो बता रहा हूँ जो हर जगह चल जाए, ओके। कोई कन्फ्यूजन, जो रास्ते में हैं, जो नहीं आए, जो हॉस्टल में सोए पड़े हैं, उन बच्चों को पैगाम दे दीजिएगा, कल लेट हुए तो फिर अगला हफ्ता भी छुट्टी कर लें, हमें रिवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी ना। आ रहे हैं ना सब कल इंशाल्लाह। अच्छा जी, कोशिश मैंने यही की है कि इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये लेक्चर, लेकिन इस लेक्चर का कल वाले रिवैल्यूएशन स्टार्ट होने से पहले शायद आधा लेक्चर फिर भी हमारा लग जाए वो पास पेपर को डिस्कस करने में, लेकिन रिवैल्यूएशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो वो फिर बच्चे पिछले लेक्चर्स जो देने वाले हैं वो आज कल में ले सकते हैं, कल वाले लेक्चर से जो कल भी आएंगे तो वो चलो यही वाला लेक्चर लेंगे ना, अगला इफेक्ट नहीं होगा, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। आइए आइए, आप FAR पढ़ने आए हैं? अच्छा पढ़ो बैठे थोड़ी देर तक पढ़ाते। अच्छा जी, फिर टाइम से भी 5 मिनट पहले आ गए। अच्छा नहीं टाइम पे आए, सॉरी 10:30 नहीं है क्लास,
माशाल्लाह, काश मैं भी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो सकता। मैं सारी ज़िंदगी मेरी ये ख्वाहिश ही रही है। अच्छा जी, हो गया भाई काम। डेप्रिसिएशन की भी ये भी आ गई। डेप्रिसिएशन की भी एंट्री कर लें, करनी है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी हमारी बी रिक्वायरमेंट ही थी। ओके, ये 3 एंट्रीज की हैं मैंने, एक ये डिस्पोजल की, दूसरा ये एडिशन की और तीसरा डेप्रिसिएशन। कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। क्लास का टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन दिल में आ रही है कि अगला भी फटाफट कर ही दें सवाल। चलो अगला कल भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा, ज़रा ब्रेक भी आ जाएगी, ये 2 हज़म हो जाएंगे। लिखें जी, रिकॉर्डेड एज एसेट यानी कैपिटलाइज करना है, पर शर्त क्या है? प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल। ठीक है जी, ये कट्ठी शर्त है, तभी तो अपग्रेड की तरह ना भी होके ये कैपिटलाइज हो रहा है। तो शर्त क्या है? पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करना लाजमी। ठीक है, रिकॉर्डेड एज क्या चीज़ रिकॉर्डेड? रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट इज रिकॉर्डेड एज एन रिकॉर्डेड एज एसिड। ठीक है, सही है। प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल। अब न्यू पार्ट shall be depreciated over that part's useful life। ठीक है ना जी, that part's useful life। और एग्जाम्पल कौन सी कर लीजिए हमने इसके लिए? क्वेश्चन कौन सा कर लिया? 74 पेज नंबर डैश। ओके, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ये तीसरा फिर कल आते साथ कर लेंगे, क्योंकि ये इसके साथ थोड़ा मिक्स भी हो जाता है, तो चला अच्छा ज़रा ये कर लिया। बाकी आप लोग तीसरे की ट्राई कर सकते हैं। इससे अगला सवाल ओवरऑलिंग जो है, उसमें होता ये है कि एसिड चलता रहता है, लेकिन उसकी एक इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग हर 2 साल 4 साल बाद कोई लीगली ऑब्लाइज होती है, कंपनीज जो हैं उसको लीगल ऑब्लिगेशन कैसे करना पड़ता है। तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसी ही होगी जैसे मैंने ये अभी ओल्ड पार्ट की रिप्लेसमेंट की है। बस फ़र्क ये होगा कि वहाँ पे ये नहीं होगा कि 5 साल बाद इंस्पेक्शन होनी है तो दूसरे तीसरे साल फिर हो जाएगी, वो 5 साल ही पूरे हुआ करेंगे। तो कोशिश करने में हर्ज नहीं है, कोशिश आपने कर लेनी अगले सवाल की। बाकी आज जो पढ़ाया है उसी को रिवाइज करना है। ज़रा उस तरफ भाई इनको एक तस्वीर दिखा दें इसके बाद। ठीक है, ये तस्वीर लेनी है। ये देखो जी, ये किया हमने आज, ये इनिशियल मेजरमेंट किया था, अच्छा सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किया था, और फिर रिप्लेसमेंट ऑफ ये सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसमें रिप्लेसमेंट मेजर पार्ट तक कर लिया। ठीक है, आपको कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें ये सारी तस्वीर दे दें, हमें नज़र आ जाएगा। पता नहीं कौन से अच्छे कैमरे होंगे इनके पास फिर, हैं जी, तो इनको सारी पिक्चर भी शो कर देते हैं। तो ये भाई इसके बाद आमिर भाई उधर जाके इसको क्लोज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़।